हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कैसे निकाले जाते हैं, कैसे इन पर आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे पैरेलल सीरीज में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम बात करेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, तो आइए इसमें कुछ बात किया जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में देखा जाए तो यहाँ पर दो आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है सीरीज और दूसरा पढ़ना है पैरेलल। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि सीरीज क्या है और कैसे पता चलेगा कि पैरेलल क्या है ना। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए रेसिस्टेंस ऐसे बना होता है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर दो दो एंड्स हैं रेसिस्टेंस के, ये क्या बोले जाएंगे, एंड्स बोले जाते हैं। अब इसको बोलते हैं R1, मान लेते हैं इसको R2 और इसको R3, और एक ज्वाइंट आपको ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पे इनके सिरे लगे हुए हैं, ये सारे एंड्स हैं। अब इन सभी को एक वायर से कनेक्ट कर दें और इन सभी को एक वायर से, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे देखिए कि एक एंड खाली है, दूसरा एंड इसके पहले एंड से और फिर इसका इसके एंड से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही रास्ता आपको देखने को मिला है। कोई पर्सन अगर चलना स्टार्ट करे ऐसे ऐसे चलेगा तो उसको सिर्फ एक रास्ता दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ आएगा तो उसको एक रास्ता यहाँ से दिखाई देगा, एक रास्ता यहाँ से दिखाई देगा और एक रास्ता यहाँ से दिखाई देगा। यहाँ पर पर्सन हमारा कौन है, करंट है, ठीक है, और उसको भेजने वाला कौन है, वोल्टेज है। तो जैसे ही हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट जब इसमें आएगा तो यहाँ पर करंट सीधे निकल जाता है। तो ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज। यहाँ पर करंट के पास तीन डायरेक्शन है, तो तीनों डायरेक्शन से एक एक करंट पास करती है, तो इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तब आइए एक एक करके इनको खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं जानता हूं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपका बाल कहाँ गया। तो ये सब जो है पितृपक्ष के हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज में देखिए यहाँ पर हम तीन रेसिस्टेंसेस ले रहे हैं, एक बैटरी से हम इन्हें जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्विच दे देते हैं, ठीक है, इसको ऑन करेंगे हम तो करंट फ्लो करने लगेगा। बैटरी का वोल्टेज V है, ये है हमारा R1, R2 और ये है R3, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये है आपका I, और यहाँ से ऐसे पूरे सर्किट में करंट कितना है, I करंट है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा अलग, यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग, और यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग। ठीक है, तीनों ही केसेस में आपको अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पे अगर हम देखें तो करंट इन सभी में से सेम फ्लो कर रहा है। तो ये जो है हमारा ये सीरीज सर्किट है, तो इसमें क्या होता है, करंट इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टेंसेस। करंट इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टेंसेस। सीरीज में हमेशा करंट सभी में सेम फ्लो करता है। पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप सोचें ओम्स लॉ से ये कितना होगा, तो करंट इसमें I है, रेसिस्टेंस R1 है, तो V1 कितना लिखा जाएगा,
V1 को हम लिख सकते हैं I R1, V2 को हम लिख सकते हैं I R2 और V3 को हम लिख सकते हैं I R3। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि करंट सब में सेम है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो ओम्स लॉ से हम ये लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ। अब यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि पूरे सर्किट में जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। अगर वायर्स के रेसिस्टेंसेस को जीरो मान लिया जाए तो, यानी वायर हमारा यहाँ पर एनर्जी नहीं खा रहा है, हीट एनर्जी नहीं अब्जॉर्ब रिलीज कर रहा है, तो सारी की सारी एनर्जी जो बैटरी ये देगी वो इन तीनों में ही जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि V जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया। तो इनमें वैल्यूज को रखते हैं। V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहां से I को कॉमन लिया जाए तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अभी हमारा काम यहां पे समाप्त नहीं हुआ। अब हमको एक इक्विवेलेंट बनाना है। जितना ये तीनों मिल के काम करते थे उतना एक सर्किट हमारा अकेले करेगा, जिसको हम इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें करंट उतना ही फ्लो कर रहा है। और यहां पर RS लिख दिया। RS क्यों लिखे हैं? इसलिए RS लिखे हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों सीरीज में है और सीरीज का जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा, इसलिए हमने यहां पर RS लिखा है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। कौन सा सर्किट हुआ? इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं? तो इससे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IRS इक्वेशन 2 बाई 1 एंड 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 को लिया जाए तो आपको क्या दिखता है? देखिएगा। आपको दिखाई देगा, बहुत गर्मी है, आपको दिखाई देगा, देखिए ये और ये पूरा इक्वेट हो जाएगा। तो RS इज इक्वल टू हमको मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा आया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर सीरीज में रेसिस्टेंसेस दिए रहें तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकालेंगे। और देखिए, अगर n रेसिस्टर्स हो, n रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R, तो इनका कैसे निकलेगा? RS इज इक्वल टू, अब बार बार R जोड़ेंगे उससे बेहतर है कि n बार R को मल्टीप्लाई कर दे। यहां पर देखिए वोल्टेज डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? वोल्टेज। यहां पर आता है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल आपका कुछ भी नहीं है, सीधे यहां से देखिए इन दोनों का रेशियो बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू IR1 अपॉन IR2। तो I से I कट गया, तो यहाँ से हमको मिला V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। इसका मतलब हुआ कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोल्टेज खाएगा। समझ में आई बात? यही है हमारा इसका मतलब। ठीक है, तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सीरीज में करंट जो है वो हमारा सेम रहता है, वोल्टेज जो है हमारा वो डिफरेंट रेसिस्टेंस का डिफरेंट होता है। अच्छा, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में। ओके, आइए पैरेलल सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, पैरेलल में हमको सर्किट बनाना है, उसके बाद ऐसे ही करंट फाइंड करना है। फिर इसके बाद इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट और वोल्टेज फाइंड करने वाले आते हैं, इक्विवेलेंट फाइंड करने वाले आते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है?
ऐसे ही इक्विवेलेंट सर्किट हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले एक पैरेलल सर्किट बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पैरेलल सर्किट है और ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये हमारा स्विच हो गया। ओके, ये है हमारा R1, ये R2 और ये R3 और ये वोल्टेज V। यहाँ से तो करंट सही जाएगा, यहाँ पे भी करंट आएगा I, मगर असली जो मामला है वो मामला हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे करंट के पास 3 रास्ते हैं, तो करंट अपने 3 सिपाहियों को भेजेगा कि जाओ तीनों रास्तों को देखो कि हर रास्ते में क्या मिल रहा है। तो इसमें जो सिपाही गया करंट का वो I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें I3 गया, और ये फिर वापस से बाहर आ जाएंगे आपके। यहाँ पर अगर आप देखें तो वोल्टेज सबके अबाउट सेम है, क्योंकि ये वायर्स पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करते। जब हम पढ़ाई करते हैं तब ये एज्यूम करते हैं कि वायर्स जो है हमारे वो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, रेसिस्टेंस में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमको मिलते हैं जिनको हम लिखना चाहते हैं। पहला, वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टर्स। सारे रेसिस्टर्स के लिए वोल्टेज सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान देना करंट डिफरेंट है, तो क्या लिखेंगे, करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टर्स। जहां कहीं भी पैरेलल होगा वहां पे वोल्टेज सेम देखने को मिलेगा और करंट उनमें अलग अलग होगा या करंट का बंटवारा होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां से ओम्स लॉ से क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, इसमें करंट I1 है तो क्या लिखा जाएगा, वोल्टेज V है, तो हमको निकालना है, हम लिखेंगे V इज इक्वल टू I1 R1। यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V बाई R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ये हमने लिखा ओम्स लॉ से। बहुत अच्छा। अच्छा, अब अगर देखें यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये हम कंजर्वेशन क्यों लगाते हैं। देखो, फिजिक्स में 4-5 कुछ कंजर्वेशन के लॉ हैं जिन लॉ से हमारे ज़्यादातर फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, है ना। जब कभी भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ लॉ होना चाहिए, कुछ रूल होना चाहिए जिससे कि हम फिजिक्स को समझें, तो वो ये रूल्स हैं हमारे। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ पे था आने वाला चार्ज बराबर जाने वाला चार्ज होना चाहिए। तो करंट क्या है, करंट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ तक I आया था तो I के ही तो 3 पार्ट हुए हैं। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखते हैं। सो I तो यहाँ हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहाँ से हम V को कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपका देखिए पिछली बार जैसे बनाए थे। इक्विवेलेंट सर्किट ये बताता है कि जितना ये तीनों मिलके इम्पैक्ट डालते सर्किट में उतना ये बंदा अकेले डालेगा, है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ऐसे देखने में आएगा आपको। ये V था, ये I था और ये I था। RP लिखा है मैंने पैरेलल के लिए। ओके, तो इनसे एक इक्वेशन बनाते हैं। इनसे इक्वेशन बनेगा I इज इक्वल टू V बाई RP और ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। V यहाँ भी है, V यहाँ भी है, I यहाँ भी है, I यहाँ भी है। इसका मतलब 1 बाई RP की जगह ये सारे आएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट हमको निकालना हो तो वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए और देखिए,
अगर 2 रेसिस्टर्स हो तो फॉर 2 रेसिस्टर्स R1 एंड R2, अगर 2 रेसिस्टर्स हो तो इनके लिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करो इनको, R1 R2 यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2, पलट देंगे तो Rp इज इक्वल टू, बच्चे गलती यहीं करते हैं, R1 प्लस R2, ये हो गया 2 के लिए। ठीक है, अब अगर n हो, कितने हो, n हो और सारे के सारे पैरेलल में हो, इफ n रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R, तो क्या लिखेंगे, 1/Rp इज इक्वल टू n इंटू 1/R कर दें, सबको बार बार जोड़ेंगे तो फाइनल आउटकम हमको क्या मिलेगा, फाइनल आउटकम जो हमको मिलेगा, पलट दिया जाए दोनों को तो हमको मिलेगा Rp इज इक्वल टू R/n, ये हमारा नतीजा हुआ। ठीक है, यहाँ पर करंट अलग अलग है तो करंट डिवीजन रूल निकल के आता है, तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों को उठा के इनका रेशियो ले लेते हैं। जब रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू V/R1 V/R2, V ने V को मार डाला तो I1/I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि I1 और R1 में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, 1/R का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम करंट खाता है या कम करंट विड्रॉ करता है। ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात किया इस पूरे क्लास में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आप कमेंट में बताइए आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आप इस पे क्वेश्चंस चाहते हैं तो भी बताएं, तो मैं क्वेश्चन की एक वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।